चलो कुछ फर्स्ट वॉल्यूम में जो टॉपिक है उसमें से जो लेंथी वाले हो गए थे बेसिकली, कुछ और जो फर्स्ट टू चैप्टर है ना उसमें म्यूचुअली डिस्कस कर लेते हैं, बस रिवाइज हो जाएगा। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, पहले इसकी डिस्कशन करते हैं कुछ टॉपिक। हाँ जी शुरू करो। अकाउंटिंग का मीनिंग एग्जाम में पूछ ले, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। वो ठीक है लेकिन आप वो शॉर्ट वाला बता दो। अकाउंटिंग कंप्राइजेज, हाँ जी यस, अकाउंटिंग कंप्राइजेज रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग कह दो या समराइजेशन या कंडेंसेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब कवर है। वैसे तो मेन पार्ट 3 है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइज कह दो, एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन कह दो, कंडेंसेशन ब्रीफिंग करना, कंडेंस करना। पर 2 एक्स्ट्रा पार्ट भी मॉडर्न अकाउंटिंग में बताए गए हैं। कौन से? इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या मीनिंग में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा क्या है? ये इंटरप्रिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? हाँ समझ सकें, प्लस जैसे आपने कोई स्टॉक लिखा, अब आपने स्टॉक कोट कर दिया, सामने वाले को क्या पता कि स्टॉक कॉस्ट है ये कि एनआरवी है क्या है, तो सामने वाले को बता दो ना। आपने डेप्रिसिएशन लिखा P&L में और को सेट में से कट करके दिख दिया, सामने वाले को क्या पता कि आपने मेथड कौन सा लगाया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? नीचे नोट्स टू काउंट देने चाहिए, सारी चीजों की डिटेल नीचे देनी चाहिए। जो आप अगर मैं आपको रियल बैलेंस शीट दिखाऊं ना, कंपनी की पूरा बंच है, तो उसके अंदर नीचे ना पूरी बैलेंस शीट के नीचे, कंपनीज में नॉर्मली पूरी बैलेंस शीट के नीचे हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर है। डेप्रिसिएशन है तो किस मेथड से लगा है, स्टॉक है तो उसकी कॉस्ट LIFO FIFO किससे सॉल्व हुई है, इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, आपको पता है कि कौन से, किसी को क्या पता आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। तो ये फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है ताकि आप इजीली, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे अप टू 10th, थ्योरम्स करते थे। पहली बात तो वो करते ही क्यों थे? थ्योरम बेसिक्स नहीं है, थ्योरम कोई काम नहीं आनी। मेरे को तो याद नहीं आज तक, मेरा तो कोई काम नहीं रुका आज तक। थ्योरम नहीं, 10th तक तो पढ़ा था, ये तो याद है थ्योरम होती थी, नीचे कमेंट देते थे उसके रिगार्डिंग सारा क्लैरिफिकेशन करते थे ना, हाँ प्रूव करते थे ये वो। तो हमें क्यों पढ़ाया? हमारा तो मैथ सब्जेक्ट नहीं है, हम तो कॉमर्स के हैं, तो हमें भी पढ़ा दिया चलो तू भी पढ़ ले। साइंस वाले को भी कह दिया अभी साइंस भी पढ़ ले। भी हमें तो उतना ही पढ़ा ना जितना बेसिक जरूरी है, हमें ज़्यादा डिटेल में क्या ज़रूरत है। तो जिसने नॉन मेडिकल उस फील्ड में जाना है मैथ वो पढ़े, आगे अपनी CA में कहीं मैथ वैथ नहीं है। अब हम मैथ्स के स्टूडेंट ही नहीं है, ये तो बस बेसिक थोड़ा बहुत ठीक है। वो कहते हैं जी कैलकुलेशन ये वो, इतना तो वैसे ही आजकल कैलकुलेटर है और है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलो तो फाउंडेशन में से भी अगर मैथ्स हटा दे ना, है तो MCQ बेस, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाए, बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि वो नॉन मैथ्स के होते हैं और काम भी नहीं आगे। पूरी CA में भी मैथ्स नहीं है, CA प्रैक्टिस में भी नहीं है कहीं काम आना। CA के ऑफिस में 1% भी काम नहीं है, बल्कि इको तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स तो आप न्यूज़ भी सुनोगे, वहाँ भी काम आनी है आपको। फिस्कल पॉलिसी, बजट ऑफ लो डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी, डिमांड सप्लाई, सब कुछ आप सुनोगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी टर्म्स, NNP, ये टीवी में चल रहा होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ते थे +2 में, बता ना NNP, GDP तो बताते रहते हैं, GDP ये है, GDP का इतने % यहाँ खर्च होता है। तो मैथ्स का मतलब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो कहीं रोल नहीं है, पर चलो हम पढ़ते थे, उसमें नीचे कमेंटिंग करते थे, वो इंटरप्रिटेशन ही है कि हमने ये कैसे कैसे सोल्व किया है। वैसे आप जो अकाउंट बनाते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, कमेंटिंग होती है, नीचे नोट देते हैं। कम्युनिकेशन किसको होता है आप बताओ? कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको होता है? किसको कम्युनिकेट करते हैं हम? किसको देते हैं फाइनल अकाउंट? प्रोप्राइटर भी देखता है। क्यों देखता है प्रोप्राइटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग?
प्रॉफिट है या लॉस है, दुकान चलाऊं कि ना चलाऊं, ये सारी चीजें सोचेगा वो। और उनको यूजर बोलते हैं। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, कौन से? एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, इंटरनल जो बिजनेस के अपने लोग हैं। बिजनेस के अपने में तो पार्टनरशिप है तो पार्टनर हो गए, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, कंपनी है तो शेयर होल्डर। नहीं नहीं नहीं, शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर एक्सटर्नल यूजर माने गए हैं, क्योंकि वी आर लाइक इन्वेस्टर। अब कंपनी बॉम्बे की है, हम ओनर होके भी क्या हैं, हमें इन्वेस्ट करना है तो हम देखते हैं कंपनी अच्छी है कि नहीं, तो हमें एक्सटर्नल यूजर माना गया है शेयर होल्डर को, मेंबर को। ओके, कंपनी के ऑफिसर्स कौन है? इंटरनल यूजर। वो क्यों देखना चाहते हैं? कि हमें पता लगे ना हमारी पॉलिसी सही चल रही है कि नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो उनको लगेगा पॉलिसी सही है हमारी, वरना हम क्या करेंगे, पॉलिसी को रिवाइज करेंगे। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन लोग हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों देखना चाहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी की? हाँ, दे देंगे कि नहीं, उधार दूं आगे से और उधार दूं ना दूं, ये सब कौन देखता है? क्रेडिटर। लेंडर क्यों देखता है? कौन है लेंडर? जो लोन दे रहा है, जैसे बैंकर्स हो गए, ये सब हो गए। तो ये लोन दें कि ना दें, ये तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट देखते हैं, और आपका रिजल्ट भी देखते हैं। परफॉर्मेंस कहां से पता लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो वो देखते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी फाइनल अकाउंट। उनको और कौन देखता है? कस्टमर भी देखता है क्या? फाइनल अकाउंट देखता है। कस्टमर देखता है कि प्रोडक्ट कितना पुराना है, जो कंपनी बना रही है उसका फ्यूचर क्या है। आप एक नई कंपनी आई, उन्होंने कार लॉन्च कर दी, आप वो कार जल्दी से लेते नहीं, आपको लगता है पहले देखो तो सही कि भी इसका परफॉर्मेंस कैसा है। वो मतलब एक तो होता है ना, 2-4 साल पुराना प्रोडक्ट है, चल रहा है बाजार में, कंपनी वेल एस्टेब्लिश है, तो लोग ले लेते हैं। अब हुंडई गाड़ी निकालेगी तो लोग ले लेंगे भाग के, क्योंकि उनको पता है भी हुंडई कंपनी पुरानी है, बड़े प्रोडक्ट आते हैं, कोई ऐसे ब्रांड ऐसा सामान नहीं बनाएगी वो घटिया, समझे ना। तो पास्ट देखने के लिए कस्टमर भी कभी कभी किसी के फाइनल अकाउंट देखता है। आपने देखा एक कंपनी गोइंग टू लिक्विडेट, बंद होने जा रही है, हालत इतनी खराब, उसकी गाड़ी ले लोगे आप? नहीं लोगे, क्योंकि वो कंपनी बंद हो जानी है, नई गाड़ी आनी नहीं, और पुरानी के उसके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलने। जैसे डेवू की एक मैटिज कार थी, बंद कर दी गई। डेवू कंपनी की मैटिज कार आती थी, काफ़ी टाइम, थोड़ा टाइम हो गया, बंद कर दी। कोई नहीं लेगा वो कार, अगर पुरानी बाजार में मिल भी जाए, जो प्रोडक्ट बंद। अब ये स्कूटर भी बंद हो गया, LML वेस्पा भी बंद होगी अभी थोड़े टाइम पहले, बजाज स्कूटर ने भी कंपनी प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया। अब कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे आपको, कंपनी बंद होगी, बनाएगी नहीं जेन्युइन पार्ट। तो इस तरह के लिए कस्टमर भी देखना चाहता है कि हाँ मैं उस प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट में लगाऊं जिसका पास्ट अच्छा है। तो ये यूजर है। अकाउंटिंग का मीनिंग है। बुक कीपिंग क्या है? अप टू टीवी, हाँ, यानी कि बेसिकली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन का काम। लास्ट स्टेप छोड़ दें, समराइजेशन। तो वो पहले का पार्ट क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग, कहते हैं ना आप। हाँ, पहले बुक कीपिंग होगी, देन आफ्टर अकाउंटिंग कंप्लीट होगी। बुक कीपर एक मुनीम टाइप का कम नॉलेज वाला आदमी है। ये इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है? अकाउंटिंग का इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कहां से हुआ है? इवोल्यूशन अकाउंटिंग कहां से डेवलप हुई? स्टीवर्डशिप से। स्टीवर्ड वर्ड बताया था मैंने आपको, स्टीवर्ड। ये स्टीवर्ड ना वो लोग होते थे, मुनीम मुंशी टाइप के लोग, जो वो नीचे गद्दा बिछा के, वो ऐसा नहीं होता था। पुरानी मूवी देखो कोई 40, 30, 20 साल पुरानी, तो लोग वो जमींदार लोग होते थे, उनके पास बंदा बैठा होता था मुनीम, वो ज़्यादातर नेहरू टोपी, नेहरू जी वाली टोपी डाल के, वो ऐसे करके लकड़ी का वो खोलता था अपना वो बॉक्स, उसमें से पैसे देता था, लोगों के प्रॉपर्टी के कागज रखता था। वो जमीनों के हिसाब के लिए रखे होते थे मुनीम लोग, खजांची टाइप लोग ऐसे। उन्हीं का डेवलप टाइप है ये अकाउंटिंग, उनका वही अकाउंटेंट बन गया। अब अकाउंटेंट का वर्क जो है काफ़ी स्मार्ट वर्क है, मान के चलो अकाउंटेंट का, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो पढ़ा लिखा है। अब वो पूरा डबल एंट्री सिस्टम से चल रहा है। वैसे डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया, किसने बनाया डबल एंट्री सिस्टम? हाँ, लुका पेसियोली ने। यस, लुका पेसियोली नाम के पर्सन ने डबल एंट्री सिस्टम दिया। आपको जर्नल के चैप्टर में लिखा मिल जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेसियोली ने दिया था। चलो,
तो बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्या मतलब है इसका? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर अकाउंटिंग आती है ना तो बिजनेस अच्छा है या बुरा समझ सकते हैं। एक तरह से बिजनेस को समझना है तो आपको किसकी नॉलेज हो? अकाउंटिंग की। लैंग्वेज क्या काम आती है? लैंग्वेज है तो हम बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, कोई डिस्कशन चाहे टीचिंग है चाहे कुछ भी है। अगर लैंग्वेज नहीं आती होगी मुझे आपको तो हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस बड़ी बिल्डिंग देख के अच्छा है ये कहना मुश्किल है। एक बिल्डिंग बड़ी है बिजनेस की तो आप ये नहीं कह सकते बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली साउंड है। नो, क्या पता कर्जे ही कर्जे उनके ऊपर। तो बैलेंस शीट देख के पता लगता है कि बिजनेस कैसा है कैसा नहीं। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन भी स्टडी करनी है और इवेंट भी। हाँ जी, ट्रांजैक्शन का मीनिंग एवरी डीलिंग इन बिजनेस। बिजनेस में कोई लेना देना हुआ, एवरी डीलिंग इन बिजनेस दैट इज ट्रांजैक्शन। और इवेंट एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज इवेंट। जैसे अपन ने माल खरीदा, लास्ट डिटेल क्लास देखना चाहोगे देख लेना, उसमें विद एग्जांपल था, मैं वहां बोर्ड पे नहीं एग्जांपल ले रहा। मैंने माल खरीदा 5000 पीस, दैट इज परचेज, इट इज ट्रांजैक्शन। मैंने उसमें से 4000 पीस बेच दिए। 10 रुपए पीस खरीदा था मैंने, 4000 बेच दिया 11 रुपीज पर पीस। ये सेल क्या है? ट्रांजैक्शन। क्या उधार सेल भी, उधार सेल बेचा, माल किया बेचा, वो भी ट्रांजैक्शन है क्या? यस, उधार हो या कैश फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1000 पीस बच गए, क्या मैंने कोई डील किया 1000 में? नहीं। 5 खरीदा 4 बेचा, बोथ आर ट्रांजैक्शन। 1000 बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इवेंट। और जो जीपी आ गया, एनपी आ जाता है, जैसे 1 रुपए पर पीस 4000 रुपए जीपी आ गया, दैट इज इवेंट। तो बैलेंस शीट में जो बच गया है वो क्या है? सब कुछ इवेंट। जीपी एनपी भी क्या? इवेंट। मशीन खरीदी 1 लाख, ट्रांजैक्शन। बेच दी 120, ट्रांजैक्शन। 20 का प्रॉफिट, इवेंट। 20 प्रॉफिट की कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी की है, वो तो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है कि प्रॉफिट आ गया। एनपी जीपी आया, वो भी इवेंट। मैंने माल बेचा 5 लाख का, 4 मुझे आ गए, 1 लाख क्या है? इवेंट। 1 लाख का अपन ने कुछ थोड़ी किया है, 5 का बेचा ट्रांजैक्शन, 4 लाख कैश आ गया वो ट्रांजैक्शन। 1 जो बैलेंस है वो क्या है? फर्नीचर खरीदा, ट्रांजैक्शन। बाद में जो बैलेंस शीट में पड़ा है वो इवेंट। तो बैलेंस शीट की हर चीज इवेंट। क्या अकाउंटिंग इवेंट के बिना पूरी हो जाएगी? अकाउंटिंग करनी है तो बोथ आर रिक्वायर्ड, इवेंट भी और ट्रांजैक्शन भी। फर्स्ट पेज पे ही इवेंट और ट्रांजैक्शन की स्टोरी अपन ने पढ़ ली, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ ली। रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल और उसकी पार्ट सब्सिडरीज में। कैश बुक, क्लासिफिकेशन और रिकॉर्डिंग दोनों का रोल प्ले कर रही है। तो ट्रांजैक्शन इवेंट पढ़ा अपन ने, उसमें उसके बाद रिकॉर्डिंग भी पढ़ा, क्लासिफिकेशन लेजर में। समराइजेशन का मतलब क्या है? फाइनल काउंट बनाना। समराइजेशन वर्ड क्यों बना वैसे? समराइज करना, एनालिसिस या कंडेंसेशन, ये वर्ड जितना भी कुछ पहले उसके निचोड़। हाँ, एंड कंक्लूजन, बिल्कुल। जैसे वो कई बार आप कोई मॉरल नहीं लिखा करते थे, कोई स्टोरी लिखी एंड में मॉरल 1 लाइन में, वैसे ही समझ लो। एक तरह से बिजनेस की इतनी बड़ी बड़ी बुक्स साल भर में खरीदा बेचा सब कुछ, तो एंड में 2 पेज 3 पेज पे उसका एंड रिजल्ट आ गया सारा, क्या फायदा क्या नुकसान, क्या है क्या देना है। तो उसको ब्रीफ कर दिया। किसी ने पूछा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? आप कहते चलने के भी कई मीनिंग है यार। तो आप उसको ये कह रहे हो भी अच्छा बुरा ये अपनी अपनी सोच है, सेटिस्फेक्शन, कई चीज़ें। वो बंदे को गोलमाल सा आंसर दे दिया आपने। फिर वो बंदा आगे कहता है यार ऐसे थोड़ी, मैं पूछ रहा हूँ बिजनेस बढ़िया चल रहा है कि नहीं, आपके अकाउंट्स। आपने उसे उठा के लेजर दे दी, जर्नल दे दी, सब्सिडरी बुक दे दी, देख ले अपने आप। उससे देख लेगा वो? नहीं, वो कहेगा ला भैया वो 2-3 पेज ला, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, उसको देख के ही पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। तो वो एंड उसका मतलब एक तरह से निचोड़ है सारे साल का, क्या मतलब ये आउटपुट है फाइनल। तो वही क्या है हमारे लिए, मतलब एक फाइनल अकाउंट जो एंड उसकी समरी बना देता है, ठीक है ना, समराइज कर देता है। तो वो चीज़ है। रिकॉर्डिंग कहाँ होती, क्लासिफिकेशन कहाँ होती है, सब आपको पता है। समराइजेशन का मीनिंग इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन की बात की, 2 तरह के यूज़र की बात की। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव 2 तो यही हो गए, क्या फाइनेंशियल पोजीशन जानना,
इंसॉल्वेंसी का पता कैसे लगेगा? फाइनेंशियल पोजीशन से। अगर आपकी सेट्स की रियलाइज वैल्यू से लायबिलिटी एक्सीड कर रही है तो इट मींस आप इंसॉल्वेंट हैं। बंदे की बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर हैं, इक्वल हैं, देन ऑल्सो ही कैन बिकम इंसॉल्वेंट। कैसे? उसकी असेट्स जो दिख रही है ना वो बहुत ज़्यादा रेट पे दिख रही है, आज तक डेप्रिसिएशन नहीं काटा मशीनों पे, कारों पे, वो असेट की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, डेटर दिख रहे हैं जबकि बेड डेट्स हैं ज़्यादातर। जब रियलाइज वैल्यू देखते हो तो 5 लाख आती है सेट्स की और लाइबिलिटी 7 लाख की है। दिखने में सेट्स 15 लाख की थी लेकिन रियलाइज वैल्यू देखी तो 5 निकली और असेट लाइबिलिटी कितनी? 7। एक्सीड कर गई रियलाइज वैल्यू से लाइबिलिटी तो वो इंसॉल्वेंट है। क्या देख के पता लगेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। फाइनल अकाउंट जोड़ दें बुक कीपिंग में तो अकाउंटिंग बन जाती है ना। यस। तो डिसीजन मेकिंग सारी किसके बेस पे होती है? बुक कीपिंग के बेस पे नहीं, अकाउंटिंग। टैली में मैं कह रहा था डाटा बस इनपुट डालो, जर्नल एंट्री डालो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, बिजी में, टैली में। क्लासिफिकेशन कौन कर देता है? अपने आप कंप्यूटर कर देगा, आपका टैली पैकेज कर देगा। बैलेंस शीट भी वो अपने आप बना देगा, हेड दे दो बस। कहने का मतलब वहाँ तो डाटा रिकॉर्ड करना ही काफ़ी है, यानी रिकॉर्डिंग ही है उनके लिए तो बुक कीपिंग। हालांकि फाइनल काउंट वो खुद नहीं बताते क्योंकि डेप्रिसिएशन की रेट आपको बतानी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्च है आपको बताना है, करंट असेट्स नॉन करंट आपको बताना है, ड्राइंग है या बिजनेस यूज है ये आपको बताना है, ये कंप्यूटर को नहीं पता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्लासिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, वो रिकॉर्डिंग कर दो बस, क्लासिफिकेशन का स्टेप अपने आप हो जाता है। यानी कुछ लोग तो कहते हैं आज के सिनेरियो में बुक कीपिंग क्या है? जस्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्लासिफिकेशन अपने आप हो जाती है। वैसे रियल मीनिंग तो रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन है। ओके, लास्ट स्टेप जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी? अकाउंटिंग। बाकी मेमोरी पर्पस से भी जरूरी है, अब चीजें याद रखनी कहाँ आसान है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं तो हर चीज रिकॉर्ड, सबूत, एविडेंस अकाउंट से ही पता लगते हैं। अकाउंट देखो, एक बंदे ने कहा, कोर्ट में केस हुआ, एक बंदे ने कहा जी मैंने इस बंदे से पैसा लेना है, 20 लाख दे नहीं रहा, 2 लोगों से पूछवा देता हूं, गवाह भी आ गए, हाँ देना इसने लिए थे। सामने वाला वकील कहता है जज साहब इससे बंदे से पूछो इसके पास 20 लाख रुपए इसने दिया, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसके बिजनेस में नहीं, तो फिर कौन सा दिया? पर्सनल इतना पैसा कहाँ से आया इसके पास? ब्लैक मनी, ये वो कई इश्यू होते हैं ना। तो ये बुक्स जो है ना एक सबूत हैं, ये एविडेंस देती हैं कि हाँ ऐसा ठीक है, उसने लेना उसने देना है। कल को कोर्ट में भी चलती हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट, एविडेंस का काम करती हैं। डिसीजन मेकिंग होती है अकाउंटिंग के बेस पे, माल कितना खरीदें कितना, ये सब आप पास्ट के अकाउंट देख के ही पता करोगे। अकाउंटिंग जरूरी है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, पेज नंबर 3 पे। मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट करती है? बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन का। फोरकास्टिंग, ये वर्ड क्या है? ये तो आपका कॉमन वर्ड है, हाँ, प्लानिंग, फोरकास्टिंग वर्ड। फ्यूचर की प्लानिंग अकाउंटिंग के बेस पे होगी। आप सामान बेचते हो तो आप सोचोगे ना कि पास्ट में क्या कितना बिका। अब एक मेला लगना है, वहाँ पे एक आदमी फास्ट फूड लेके जा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस है ना, पास्ट में कितना फास्ट फूड बना के ले गया, कहीं उसकी जजमेंट गलत होगी, फालतू ले गया तो फेंकना पड़ेगा, कम ले गया तो उसे लगेगा यार प्रॉफिट कमाने का मौका निकल गया। तो फोरकास्टिंग पास्ट के अकाउंट देख के ही होती है। डिसीजन कितना बनाएं कितना खरीदें, ऐसा प्रोडक्ट ज़्यादा मंगवा लेना भी नुकसान देता है, कम रह जाना भी एक ऐसी वजह है कि प्रॉफिट हाथ से निकल गया। ओके, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हाँ तरह तरह के डिसीजन है कि ये प्रोडक्ट खुद बनाएं कि बना बनाया खरीदें, ठीक है, उधार बेचें कि ना बेचें। उधार बेचना चाहिए, आप क्या कहते हो? क्रेडिट बेस पे सामान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप क्या है, आप कॉमर्स पढ़ते हो, आप क्या सोचते हो? ये एक टॉपिक है, आप ये पूरा डेटर मैनेजमेंट का आप इंटरमीडिएट में आओगे पढ़ोगे। डेटर मैनेजमेंट वो इस तरह की स्टडी करवाता है, इतना आसान नहीं होता कई बार आंसर देना। ये स्टडी करते हैं अगर उधार नहीं देते तो कितनी सेल होती, और अगर क्रेडिट देंगे तो कितनी सेल होगी। तो आपने देखा उधार नहीं देते तो 10 लाख की सेल होती है, और उधार देते हैं तो 15 लाख होती है। कितनी एक्स्ट्रा सेल हो रही है? 5 लाख। आपने उस पर प्रॉफिट की परसेंटेज देखी 10%, तो आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा अगर उधार बेचेंगे? 50,000। आप देखो ट्रेंड के अकॉर्डिंग बैड डेट्स कितने होते हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो आपने स्टडी किया कि इतने % बैड डेट्स, तो आप देखो उधार देंगे तो इतने बैड डेट्स होंगे। फिर डेट कलेक्शन में भी तो पैसा खर्च होता है, मांगने जाओ, फोन करो, कॉल करो, वो भी खर्चा है। सारी चीजें एनालाइज होती हैं,
फिर जाके पता लगता है कि उधार बेचना फ़ायदा है कि नहीं। और इवन तो ये भी स्टडी करते हैं, हम इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ेंगे कि उधार का पीरियड कम हो के ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट भी ना हो कि आप बंदा कह रहे हैं सर उधार लेना है मैंने, अब ले लो, पसंद करो, आप देख लेंगे। फिर बंदे ने पसंद कर लिया, कहते हैं जी मैंने आपको पहले कहा था उधार लेना है, कब मैं दे दूंगा इसके, आप उसको कह रहे हो शाम को दे देगा आज है मैंने तो तेरे को यही कहा उधार है, टाइम तो नहीं कहा कि शाम को दे देगा। इतना भी ना हो और इतना लीनियंट भी ना हो कि भाई बंदा कहे साल, फिर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा टाइम होगा ना उधार में, बैड डेट्स के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? चलो बोलते नहीं है, बुक्स में लिखा है तो भी। हाँ, आज मैं किसी को उधार दूंगा, मैं उसका आज का स्टेटस जानता हूं, बंदा क्या काम करता है, कैसा है, पैसे वाला है नहीं है। साल में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। देखो 6-7 महीने कोरोना में क्या से क्या चल रहा है, कभी लोग बर्बाद हो गए। वो कहता है कोरोना किसी के सपने ले गया तो किसी के अपने ले गया, कहीं मर गए तो कईयों के बिजनेस ऐसे बर्बाद हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म। ये इधर पुराना बस स्टैंड जो सिटी फोटो स्टेट के आसपास, सारे इंस्टीट्यूट खाली हो गए, काम ही खत्म हो गया। रेंटेड बिल्डिंग थी, लोगों के प्रोजेक्ट लगे थे, बिल्कुल ही खत्म हो गया सारा। बरनाला रोड पे क्या 40% दुकानें खाली हो गई। तो कहने का मतलब शोरूम खाली हो गए, डिस्प्यूट शुरू हो गए, किराया मांग रहा है वो दे नहीं रहा, बड़ा कुछ हो गया। मतलब सोसाइटी में मान के चलो प्रोडक्ट नहीं है। इजी डे जाना हुआ भी 2-4 दिन पहले घूमते हुए बच्चों को ले गए, खाली पड़ा। मैंने कहा यार बंद कर रहे हो क्या? क्या नहीं भाई साहब माल ही नहीं आ रहा। ऐसे आगे आगे थोड़ा सा सामान पड़ा था। OHM गए, चलो बच्चों को झूले वूले दिलवा देंगे, लेने खाली पड़ा, कोई है ही नहीं। वो देख रहे वेट कर रहे हैं, कोई आता नहीं। तो समझ के चलो पैसा बड़ा लगा होता है लोगों का, 1-2 महीने ही निकालने मुश्किल होते हैं, किराया और खर्चे सारा कुछ। तो चलो बंदे की आज की पोजीशन हमें पता होती है, हम 1 महीना 2 महीने देते हैं। साल का टाइम दे दिया तो साल बाद तो पता ही नहीं उस बंदे का क्या होगा क्या नहीं होगा। दोबारा कर दो। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि भाई इस तरह का नौबत, ज्यादा टाइम दोगे तो बैड डेट्स के चांस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये चीज आपको क्या है ध्यान रखने की जरूरत है, टाइम। लेकिन फिर वही है, ज्यादा टाइम देने से फायदा क्या होता है? ज्यादा टाइम देने से फायदा क्या होता है? लोग ज्यादा आते हैं। आप तमन्ना की पॉकेट में पैसा है, ठीक है, ये सामान लेने गई दुकान पे, इनकी पॉकेट में 5,000 रुपये है। इन्होंने देखा दुकान वाला सबको 1 महीने का टाइम दे रहा है, तो पैसे जेब में है, फिर भी कहते हैं सर अगले महीने दे देंगे, क्योंकि इनको लगता है भी पैसे जेब में अपने, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आ जाएगा और आ जाएगा, अपना पैसा रोको, पता नहीं अगले महीने दुनिया रहे ना रहे, अपना पैसा यूज करो, ऐसे ही होता है। तो ये चीज है ना, थोड़ा सा ये है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो ना, लोग गोल्ड खरीदते हैं, शेयर में नहीं लगाते, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, मार्केट में अफवाह फैल गई कि अर्थक्वेक आने वाला है या कोई ऐसा होने वाला है। लोग कैश पसंद करते हैं, गोल्ड कहता लेके भाग तो लेंगे, कहता बिल्डिंग प्लॉट और ये किस काम आएंगे, ऐसे ही होता है। एक कम पढ़े लिखे बंदे ने मुझे कहा, वैसे पैसे वाला था खूब, छोटी मंडी से आया था वो, बात चल पड़ी इधर चंडीगढ़ के पास ना, एयरपोर्ट के पास कोई लैंड बिक रही है जैसे काफ़ी ठीक रेट, तो बात चल रही थी भी फ्लैट लेके रख लो, आने वाले टाइम में काम आएगा ये वो। तो वो बंदा कहने लगा, कहता भाई साहब, कहता मेरी तो लाइफ का यही एक ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, फ्लैट नहीं कभी लेना चाहिए। क्या लो तो थोड़ी ले लो, पर लैंड लो, लैंड तो अपनी अपने पास रहेगी। मैंने कहा फ्लैट भी तो रहेगा। कहना क्या तूफान आ जाए, अर्थक्वेक को जो ऊपर से उड़ जाए गिर जाए, कहता आपके पास क्या रह गया? क्या लैंड है तो सब कुछ है, ऊपर का क्या गारंटी है। मतलब उसकी सोच है भी जमीन होनी चाहिए, थोड़ी हो, फ्लैट किसी काम नहीं आते। अब हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन चल रहा है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। चलो ये डिसीजन मेकिंग ऐसी ही चीज है, कोई चीज किराए पे लें कि अपनी खरीदें। कोई प्रोडक्ट जैसे होता है ना कि भाई आप कार बना रहे हो, टायर भी खुद बना लें उसके, के टायर रेडीमेड लें और लगा दें, या टायर का भी प्रोजेक्ट लगा लें, वो भी अपने लगा लें, ज्यादा पैसे बचेंगे। ये अब आपने सोचना है। ये सारे डिसीजन, एक्सपोर्ट करें कि ना करें, ये डिसीजन, उधार बेचें कि ना बेचें, आसान नहीं है ये सारे डिसीजन। स्टॉक का कितना लेवल मेंटेन करें, आसान नहीं है।
स्टॉक मैनेजमेंट सबसे टफ डिसीजन है, और आप जैसे ही आगे के लेवल में आएंगे इंटरमीडिएट, इतना कुछ पढ़ लेंगे स्टॉक के रिगार्डिंग, तो आपको लगेगा कि स्टॉक वर्ड जैसे इतना +1 +2 लेवल तक तो कुछ भी नहीं है समझो। आगे आके पता लगता है ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। अगला ऑर्डर कब दे दें? आप घर में राशन कैसे लाते हैं? आपके पेरेंट्स या लाते हैं, ये देखते हैं ना, हाँ चीनी देखा घर में कि 250-200 ग्राम बच गई, तो दिन में क्या है, मान लो 50 ग्राम लगती है तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी, इतने में और ले आओ। कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले खत्म होने दो, ये बिल्कुल खाली डिब्बा खाली, अब लाओ, ऐसा तो नहीं करते ना। इससे तो क्या होगा, गेस्ट आया बैठा है, पता लगा चाय बनाने के लिए चीनी नहीं है, जाओ दुकान से लेके आओ, वो गेस्ट भी सोचेगा कमाल के लोग हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये सारे डिसीजन, स्टॉक कितना रखें, कम से कम इतना रखो कि अगला माल, क्योंकि कंपनियों का स्टॉक ऐसा नहीं है चीनी कितना पड़ोस की दुकान से मिल जाएगा, कंपनी का माल तो गुजरात से आता है, मान लो 10 दिन में ट्रक पहुंचता है गुजरात से माल लेके, तो आप स्टॉक में कम से कम कितना माल होगा, 10 दिन के बराबर। मान लो रोज 1 क्विंटल माल कंज्यूम होता है आपकी फैक्ट्री में, 10 दिन में ऑर्डर देने के बाद माल आता है, तो आप अगला ऑर्डर कब दे दोगे, 10 दिन पहले, ताकि 10 क्विंटल माल पड़ा है, 11 क्विंटल पड़ा है, अब अगला ऑर्डर प्लेस कर दो, इतने में वो आएगा ट्रक, इतने में ये यूज हो जाएगा और फैक्ट्री रुकेगी नहीं। ये सारे डिसीजन जो हैं डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, ये इंटेलिजेंट मैनेजमेंट के लोग ये डिसीजन लेते हैं। अकाउंटिंग ये सब उसमें काम आती है, कभी फाइनेंशियल तो कभी कॉस्ट अकाउंटिंग तो कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे ये डिसीजन मेकिंग है ना, मोस्टली ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड ज़्यादा है। चलो रेशो पढ़ते हो ना, रेशो क्यों पढ़ते हैं, कंपैरिजन। कई डिसीजन रेशो के बेस पे बड़े आराम से लिए जाते हैं। आपसे किसी ने पूछा बेटा मार्क्स कितने हैं, अच्छे हैं तो आप परसेंटेज में बता दोगे, अच्छे नहीं है तो सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए 600 का पेपर है, आप कहोगे जी अंकल मेरे 369 है। अंकल सोच रहे हैं पहले तो अंकल पूछेंगे नहीं डरते डरते कि 600 में से कि 500 में से, कहेंगे अंकल को ये नहीं पता मार्क्स पूछ रहे हैं। और अगर अंकल को पता भी है 600 में से 369, अंकल सोचे कितने परसेंट हुए, सोचते छोड़ यार क्या पूछना। रेशियो बहुत जल्दी आंसर देता है, रेशियो से आपका इजी टू अंडरस्टैंड। रेशियो कंपेयर करो दूसरी कंपनी से, मिनट में आंसर, हमारी कंपनी अच्छी कौन सी। तो ये कंपैरिजन भी आप आगे के लेवल में इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, क्या बिजनेस अच्छा है या नहीं। ये सारा कुछ एक बहुत वास्ट है टॉपिक है, ये पूरा सब्जेक्ट है ये सारा। तो डिसीजन मेकिंग होती है अकाउंटिंग के बेस पे। ये कंपैरिजन तो मैं बता रहा हूं। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनी दिखती थी आपको +2 लेवल में, 2 साल बराबर में दिखते थे, एक करंट ईयर एक लास्ट ईयर। वो इस तरह रिप्रेजेंट क्यों होती है कि यूजर के लिए आसान हो कि सेल लास्ट ईयर इतनी, इस साल इतनी, करंट असेट्स इतनी इतनी, ताकि कंपैरिजन करना क्या हो, आसान हो। अगर ऐसे ना होती तो एक यूजर को करंट ईयर का डाटा दे दिया, वो बेचारा कब पिछले डाटा मांगेगा, फिर कंपनी देगी या नेट से ढूंढेगा, फिर कंपेयर करेगा साथ में रख के। यहाँ कॉलम ही साथ साथ बन गया तो कंपैरिजन मिनट में हो जाएगा। सरकार ने कंपलसरी कर रखा है ये, बैंक के अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट या किसी और कंपनी के अकाउंट भी बनेंगे तो कंपैरेटिव दिखाया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर की फिगर भी होती है। तो अकाउंटिंग के बेस पे कंपैरिजन हो सकता है। अब दो बिजनेस को कैसे कंपेयर करोगे अकाउंटिंग के बिना, ये थोड़ी देखोगे इतने यार्ड का इनका फैक्ट्री है, इनके यार्ड इतने यार्ड की है, इसमें इतने बंदे काम करते हैं, इसमें इतने करते हैं, इनका मालिक +2 पास है, इनका मालिक क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, ऐसे थोड़ी कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन्होंने अंदर मंदिर बना रखे हैं, इनके यहाँ मंदिर नहीं है, ये चीज़ों से नहीं कंपैरिजन हो सकता। अकाउंटिंग से होगा, जीपी कितना, इनका कितना, एनपी कितना, इनका कितना, करंट रेशो कितना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, अर्निंग पर शेयर कितना, सारे डिसीजन किसके बेस पे है, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग बता दिया, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, बस एक फीडिंग है, और बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की तो 5 सब फील्ड हैं, ये वाले पेज पे है, नीचे देखो, पहले सब फील्ड ही पढ़ लो, पेज नंबर 4 पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये डेबिट क्रेडिट +2 वाला सारा जो पढ़ रहे हो, फाइनल अकाउंट बना रहे हो, ये कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सारे डिसीजन किसके बेस पे, मोस्टली इसके बेस पे। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही यूज करती है। इसको रेशियो निकलेंगे किससे, एक बात बताओ, रेशियो भी तो इन्हीं से निकलेंगे। रेशियो के फॉर्मूले हैं ठीक, डेट टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, डेट इक्विटी, तो वो यूज किसको करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये कंपलसरी है, बता रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना कंपलसरी है। आप टैक्स कैसे भरोगे, इनकम टैक्स का कितना प्रॉफिट है आपको, मेरे तो है ही नहीं।
इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं तेरे को क्या पता तेरे प्रॉफिट नहीं है, कहते पता है मेरे को नहीं है। कहता हम कैसे मान ले तेरे प्रॉफिट नहीं है भाई, उस हिसाब से टैक्स नहीं बनता तेरा, दिखा। कहते जब मेरे प्रॉफिट है ही नहीं, टैक्स बनता ही नहीं, तो भैया तू कुछ बना तो सही, तेरा जीपी एनपी बता, तेरे प्रॉफिट कम है दिखा दे हमें, हम चुप कर जाएंगे। ऐसे कहने से थोड़ी चलेगा मेरे प्रॉफिट नहीं है इसलिए मैं अकाउंट ही नहीं बना रहा तो टैक्स ही नहीं बनता मेरा। तो हमें दिखाना टैक्स नहीं बनता तो बनाना जरूरी है, इससे काम नहीं चलेगा। और कुछ लोग डबल एंट्री सिस्टम, तो कुछ लोग सिंगल एंट्री, कुछ लोग रफली सा बना लेते हैं। छोटे बहुत छोटे बिजनेसमैन जो हैं, बनाने जरूरी है हर किसी के लिए। सब फील्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बता रहा हूं, तरह तरह की डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग फील्ड है, ये ज्यादातर कंपलसरी है। जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे सीमेंट बनाते हैं, या वो लोग जो मोटर व्हीकल बनाते हैं, गाड़ियां, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी, शुगर बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, इन सब के लिए जरूरी है। एरोनॉटिक्स कंपनी, एम्यूनिशन, हथियार बनाने वाली कंपनी, ये कुछ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो उन लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंट बनाना जरूरी है। और जिनको कॉस्ट अकाउंट बनाने हैं ना, उनको फाइनेंशियल अकाउंट तो बनाना ही है, ये एक्स्ट्रा है कॉस्ट अकाउंट, ठीक है ना। तो कॉस्ट अकाउंट में यही हिसाब होता है कि किसी चीज को बनाएंगे कितनी कॉस्ट आएगी पर यूनिट, ताकि क्या है बढ़िया है, कल को कंपैरिजन किया जा सके, पब्लिक को भी बताया जा सके किस चीज की पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है ये? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जिसमें नाम से क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स है, पर हमारे देश में फालतू है। आप मान के चलो, हाँ यूज नहीं कर पा रहे। नहीं तो देखो कनाडा देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, और चाइना देखो, और छोड़ो चाइना देखो, हमसे भी ज्यादा पॉपुलेटेड है, पर वो अपने इतने लोग एक्स्ट्रा लोगों का फायदा उठा रहे हैं, काम करने वाले लोगों का फायदा है। अपने कहाँ या अनएम्प्लॉयड बैठे हैं सही, या फिर काम कर भी रहे हैं तो सही फील्ड में नहीं कर रहे, आउटपुट मिल ही नहीं रहा। कई लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड ना होके भी अनएम्प्लॉयड हैं, उनको उसकी वैल्यू नहीं मिल रही काम की, डिग्री क्या किए फिर रहा है, काम क्या कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है। अब तक जैसे वर्ल्ड लेवल पे भी स्टडी जो होती थी ज़्यादातर, वो स्टडी होती थी मल्टीपल एम्स की। एम फॉर मनी, मनी मैनेजमेंट स्टडी। एम फॉर मटेरियल, कौन सा माल लें कौन सा नहीं। एम फॉर मशीनरी, मशीनरी की स्टडी होती। पर मैन की स्टडी नहीं होती थी कि भाई मैन मैनेजमेंट 20 बंदों का भी। तो अब ये एचआर सब्जेक्ट आ गया है, एमबीए करते हैं ना लोग एचआर में। देखो अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, आप उनको इस तरह से सैलरी दो ताकि वो सेटिस्फाई हो, रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे? अच्छे। स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, जो ना काम करे निकाल फेंको, और जो अच्छा काम करे उसको इनाम दो, प्रमोट करो, ऐसे। तो ये भी एक सब्जेक्ट है पूरा, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की स्टडी में यही देखा जाता है कि लोगों को किस तरह से तनख्वाह दें ताकि वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो, छोड़ के ना जाएं। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब परसेंटेज ऑफ वर्कर लिविंग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, वो ना हो, लेबर टर्नओवर ना हो। देखो बंदे बार बार बदलते रहेंगे ना, नुकसान होगा, क्योंकि नया आदमी आएगा वो सीखेगा, मशीनें खराब कर देगा। ये बंदे अदल बदल तो वो लोग करते हैं जहाँ स्किल की जरूरत नहीं है। अब मान लो हमारे यहाँ सफाई करने बंदा आता था, वो हट गया, तो हमें क्या फर्क पड़ा? इसमें कोई स्किल चाहिए क्या? अभी नया आदमी नहीं कर पाएगा, सीख जाएगा धीरे धीरे, और क्या है। तो यही चीज होती है। वो एट ए टाइम भाग गया, अभी थोड़े दिन पहले बंदा आता था, तो यही है। लेकिन स्किल्ड आदमी चला जाए तो बहुत दिक्कत है, नए को सिखाते रहो, ये वो। तो एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बिजनेस की सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग है। क्या हुआ अपने इंडिया में, अभी ये नया है, फॉरेन में चल रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग में क्या होता है कि आप ना वो देते हैं स्टार, कि भाई आपके बिजनेस के सोसाइटी को कितने फायदे हैं। नौकरियां दे रहे हो लोगों को, इतने पॉइंट, 10 में से इतने पॉइंट दे दिए। आप मार्केट में कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हो, चलो इतने पॉइंट। सरकार को टैक्स दे रहे हो, ये पॉजिटिव पॉइंट। ये सब फायदे हैं। नुकसान क्या है सोसाइटी को? एक तो ये पोल्यूशन, नेगेटिव पॉइंट, प्लस कभी स्ट्राइक होगी, दंगे हो गए, आग लगा दी, ये सब नेगेटिव पॉइंट। ऐसा थ्रोट कट कंपटीशन में भी कई बार क्या आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट गलत करते हैं। तो आप स्टडी करो क्या पॉजिटिव पॉइंट है, कितने नेगेटिव। तो बिजनेस पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है तो बिजनेस चलेगा, वरना सरकार बंद कर देगी।
ये स्टडी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग में आती है। पर वही बात है, अपने कंट्री के लिए नया है और आ भी गया ना जिस दिन, सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लोग झूठ ही बोलेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। आपको सामने वाले ने कहा आप अपनी 2 व्हीलर का पोल्यूशन कार्ड बनवाने गए, तो वो पूछ रहा है कि ये ना बेटा ये तो वो है ओवर पोल्यूटेड है, बना दूं क्या ये आपको? नहीं नहीं अंकल, मैं करवा लूँगी इसकी सर्विस, आप बनाओ सही वाला। तो सही बनाया था, आप सर्विस फिर नहीं कराते। वो कैसे वो स्टार दे रहे हैं, वो है ना पोल्यूशन वाले। अब तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, पहले तो वो ना आपको गाड़ी स्टार्ट किए भी नहीं वो ऐसे ही बना देते थे कार्ड। अब तो कहते हैं स्टार्ट करो, वो मशीन लगाते हैं, चेक करते हैं पोल्यूशन लेवल, फोटो होती है। नहीं तो ज़्यादातर उसमें गोलमाल ही है, वो मशीनें भी उनकी ऐसी ही चेक करती हैं। आउटपुट है इस चीज़ का, समझो हम पैसे ही खर्च कर रहे हैं, सोसाइटी को कोई खास फायदा तो नहीं हो रहा। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि उस मशीन लगा के किसी को उन्होंने ये कहा हो कि आपकी गाड़ी ओवर पोल्यूशन छोड़ रही है, ऐसा कुछ, चाहे वो धुआं बिल्कुल ब्लैक कलर का ही छोड़ रही हो, स्मोक एक्सट्रैक्ट कर रही हो, ऐसे ही चल रहा है। बस वो कार्ड बनाना है, पता है जी इतने रुपए देने, 50 रुपये 2 व्हीलर के, 80 रुपीज़ उसके, चलो जी काम खत्म। क्या मॉरल वैल्यू है, हम यही सोचते हैं। चलो, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग, दोनों में क्या फ़र्क है बुक कीपिंग और इसमें अकाउंटिंग में? उसकी सब फील्ड है, बुक कीपिंग की नहीं, बुक कीपिंग पहले होती है, अकाउंटिंग बाद में। बुक कीपिंग एक क्लरिकल टाइप का काम है, जबकि अकाउंटिंग एक स्मार्ट वर्क है। अकाउंटिंग के लिए एएस और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग की सब फील्ड है, बुक कीपिंग की नहीं। डिसीजन मेकिंग सारी किसके बेस पे होती है? अकाउंटिंग के बेस पे, बुक कीपिंग के बेस पे नहीं। यूजर कौन है, ये सारा पढ़ दिया, लेंडर, इन्वेस्टर। लिमिटेशन क्या है? वैसे तो देखो अकाउंटिंग की कोई लिमिटेशन है ही नहीं, ये कोई बुरी चीज ही नहीं है। अब आपको जो मोबाइल्स की लिमिटेशन थोड़ी है, मोबाइल के बिना आज के टाइम में सोचो मैनेज कर ही नहीं सकते आप, मान के चलो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो मोबाइल के बिना आज के ज़माने में फ़ोन है तो सब कुछ है, आप फ़ोन लेके चले जाओ, किसी का एड्रेस पूछना और करना है, आराम से आप कहीं भी पहुंच जाओगे। लेकिन फ़ोन नहीं है तो फिर मान के चलो फ़ायदा कितना है, नुकसान ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आइज़ पे इफेक्ट, वो बहुत कम है बेनिफिट से, तो आप छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। वो ठीक है, थोड़ा कुछ नेगेटिविटी तो है, वैसी अकाउंटिंग की नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव ही है। नेगेटिव तो ये गिना देते हैं लोग कि अकाउंटिंग पास्ट को ही लिखती रहती है, फ्यूचर नहीं बताती, सही है, लेकिन फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट करो ना, फोरकास्टिंग करो पास देख के। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं अकाउंटिंग में ना बायसनेस भी हो जाती है। आपको मैं अपना ट्रायल बैलेंस दे दूं आपको, या अपनी ट्रांजैक्शन दे दूं आपको, दे दूं रिजल्ट निकाल लूं, आप प्रॉफिट और निकाल दोगे, वो और निकाल देंगे, ऐसा होता है। आप डेप्रिसिएशन अलग वो अलग लगा रहे हैं, आप स्टॉक अलग वो अलग लिख रहे हैं। इतने मेथड होने की वजह से मैनिपुलेशन होती है, थोड़ा ये है, लेकिन आपको बेस्ट और कंसिस्टेंट पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। ये चीज पास्ट वाला अच्छा नहीं है, ऑप्शन ज़्यादा होना अच्छी ही बात है, ये चीज़ है। पर हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी ये चीज मॉनेटरी, ये तो है कि सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को लिखती है। बिजनेस में कुछ नॉन मॉनेटरी वैल्यूज भी तो होती हैं, सेटिस्फाई एम्प्लॉई, ठीक है। जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के लिए लोगों के माइंड में बहुत अच्छी इमेज है, वो कहते हैं ये देशभक्त लोग हैं। अब कोरोना में 1500 करोड़ दे दिया टाटा ने, तो उन लोगों के माइंड में ऐसा है। रतन टाटा ने तो तब जब 1500 करोड़ रुपए दिया भारत सरकार को, कोरोना फंड में डाला, तो उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी देश के लिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ही दे दूंगा। तो उनका प्रोडक्ट भी ऐसा है, वो जो सर्विस करते हैं ना गाड़ियों की, दूसरी कंपनी वाले कहते हैं ये पार्ट वारंटी में नहीं आता सर, ये वाला गारंटी में नहीं, ये सर्विस फ्री में नहीं कवर होता, ये पैसे उनका बिल्कुल ही फ्री होता है। इस तरह की एश्योरेंस है, लोग फेथ है लोगों का टाटा ग्रुप के लिए। टाटा का ऐसी आधे लोग ये समझ के ले लेते हैं भी टाटा ग्रुप का है, चलो ले लो, ठीक है ना, वोल्टास का जो एसी है, तो ये है, उनकी वैल्यू है। पर इन चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता मनी में, तो अकाउंटिंग छोड़ देती है। जबकि इन चीज़ों की वैल्यू आप दुकान पे फर्नीचर लेके उठा के नहीं लिख सकते, मॉनेटरी वैल्यू में है तो लिख लो, सीधा चेयर नहीं लिख सकते, तो ये थोड़ी लिमिटेशन है। पर कुछ लोग कहते हैं इससे रिजल्ट बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। हाँ, दो चीज़ों का कंपैरिजन किया, दो कंपनी का आपने, लेकिन चालाक कंपनी वालों ने जो पॉजिटिव बातें थी वही बताई, नेगेटिव दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं की। एनपी अच्छा था, जीपी बुरा था आपका, कंपैरिजन चार्ट में आपने एनपी ही दिखा दिया, जीपी कंपेयर करके नहीं दिखाया। तो आपको जो दिखाया गया आपने पढ़ा, गलत चीज़ आपने
ऑप्ट कर ली, गलत कंपनी में लगा दिया पैसा, बाद में आप अकाउंटिंग को ब्लेम कर रहे हो। नहीं, आपकी समझ पे फर्क है, आपको सोचना चाहिए था, ध्यान से डाटा को एनालाइज करना चाहिए था, अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है। तो ये सारी बातें बता रहा है। इसके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में कह रहा है क्या अकाउंटिंग ये भी सजेशन देती कौन सा बिजनेस करें ना, ये तो आपको डिसीजन लेना है पास्ट देख के और इन चीज़ों से, वो नहीं बताएगी। अकाउंटिंग अपने आप में कोई ऐसा साइंस नहीं है और भाई अकाउंटिंग से ही पता लग जाएगा कितना माल खरीदें, कितना किस डिस्काउंट पे बेचें, ये आपको डिसीजन। फैक्चुअल है, ये कह रहा है अकाउंटिंग फैक्चुअल है, नहीं, इसमें कोई जजमेंट की जरूरत नहीं। हाँ जी, अकाउंटिंग में जजमेंट की जरूरत है, एस्टीमेट की जरूरत होती है अकाउंटिंग में, बिल्कुल होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, असेट्स की लाइफ, स्टॉक की वैल्यू लगाना, एस्टीमेट जजमेंट की जरूरत होती है। तो ही तो मैं कह रहा था कि अकाउंटिंग 2 लोगों के लिए अलग अलग रिजल्ट दे देती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में तो कन्वेंशन, प्रिंसिपल, ये सारे एक ही चीज के नाम है, ये भी अपन ने बात की थी। अकाउंटिंग कंसेप्ट बता दूं ना फटाफट 10 मिनट में या नहीं, ये कर लो, 10 मिनट्स में होगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, आपसे पूछ लेंगे, ये एक ही चीज के नाम है। प्रिंसिपल कह लो, कन्वेंशन कह लो, ठीक है, अजम्पशंस कह लो, एक ही चीज के नाम। क्या मतलब है अज्यूम? जो अज्यूम करके चलते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अज्यूम करके चले जाते हैं, इस तरह के कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बताता है? बिजनेस और बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की बुक्स बनती है मालिक की नहीं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने पर्सनल लाइफ में कोई खर्चा किया तो दुकान को मतलब नहीं, दुकान से किया तो मेरी ड्राइंग में जाएगा। कोई पूछ ले कैपिटल लायबिलिटी में क्यों आती है, जबकि हमने तो बिजनेस में पैसा लगाया है, हमारा पैसा है, लायबिलिटी में कैपिटल क्यों आती है? ड्यू टू एंटिटी कंसेप्ट। मालिक के का पैसा दुकान के लिए तो क्या है? लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक, बिजनेस में पैसा लगाओगे, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, इधर कैश इधर कैपिटल। 10,000 आप ड्राइंग कर गए तो इधर कैश कम इधर कैपिटल कम, ठीक है ना। तो वो आप बिजनेस और बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटी। जो बुक्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, लिखते नहीं बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स, इसकी बैलेंस शीट है ना कि प्रोप्राइटर की। ये चीज मनी मेजरमेंट वो अभी बात कर दी, हर चीज मनी में मेजरेबल है तो लिखेंगे वरना नहीं। और मनी का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग करेंसी, जिस कंट्री में आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। अब इंडिया में अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ INR चलता है, इंडियन रूपी, तो आपने मान लो डॉलर में कुछ लेना है तो ऐसे नहीं है डॉलर में लिख दोगे, डॉलर को किस में कन्वर्ट करो? रूपी में, फिर लिखोगे। बड़ा पंगा है, डॉलर का रेट तो अप डाउन होता रहता है, रूपी से कंपेयर करें तो एक्सचेंज रेट तो AS 11 पड़ा जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो कन्वर्ट कैसे करना है बताएगा, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। पीरियोडिसिटी, 3 कंसेप्ट एक दूसरे से मैच करते हैं। क्या आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर्स, तो ये क्या जाती है हमारी? इनकम। ठीक, इनकम। तो इसको, इस चीज को क्या बोलते हैं? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये कौन सा कंसेप्ट है? ऐसा लिख रहा हूं मैं, मैचिंग। ये मैचिंग कर रहा हूं, किसकी मैचिंग कर रहा हूं? मैचिंग मींस कंपैरिजन, किसका? रेवेन्यू विद एक्सपेंडिचर। पर मैचिंग करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? पीरियोडिसिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी में, ये बहुत आता है पेपर में इसके क्वेश्चन, इस चैप्टर के सेकंड वाले के। फर्स्ट का कम आता है, इसका तो बहुत आता है। पीरियोडिसिटी, एक तो ये चाहिए मुझे पीरियड। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है फॉर विच पीरियड वी हैव टू मैच द रिजल्ट्स। किस पीरियड के? पहले आप अप्रैल टू मार्च, जनवरी टू दिसंबर पीरियड तो डिसाइड कर लो। और ये पीरियड नॉर्मली किसका होता है? 12 मंथ्स का। वैसे बिजनेस के बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने हो तो कब तक नहीं निकलेंगे? जब तक दुकान बंद ना हो। बताया था लास्ट क्लास में। भाई आपने नई दुकान खोली किसी राम नाम के आदमी ने, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट तो दुकान बंद करेगा तो ही पता लगेंगे कि मैंने कितना लगाया था, सब कुछ बेच के कितना आया, ये मेरी ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल है, तो डिफरेंस से आपको प्रॉफिट पता लगेगा, वो एग्जैक्ट होगा। पर इतना एग्जैक्ट कोई नहीं निकालना चाहता, तो हम क्या करते हैं? एस्टीमेट प्रॉफिट ही, बेस्ट एस्टीमेटेड प्रॉफिट से ही बिजनेस सही चलता है अपना, मानते हैं, ठीक है, इतना पता लग गया बेस्ट वाला वही अच्छा है। तो क्या
क्योंकि वजह है ना, क्योंकि दुकान जब तक बेचते नहीं तो पता नहीं लगा बिल्डिंग कितने में बिकेगी। करे जाओ रिवैल्यूएशन, वो गारंटी नहीं होती रिवैल्यू फिगर सही है कि नहीं है बेचे बिना। तो एग्जैक्ट तो दुकान बेच के पता लगेगा, लेकिन बेस्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट जरूर अपन P&L से जान लेंगे। तो क्या होल लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट, फॉर ईच पार्ट वी हैव टू कंप्यूट इनकम। तो वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पूरी लाइफ को। नॉर्मली पार्ट 12 मंथ्स का होता है। पीरियड पहले डिसाइड करो जिसके लिए इनकम निकालनी है, फिर उस पीरियड की सेल, परचेज, खर्चे वो सब लो, ठीक है ना। तो मैचिंग के लिए पहले पीरियड चाहिए, फिर चाहिए मुझे क्या कि मैं कैश बेसिस पे अकाउंट बनाऊं कि अक्रूअल बेस पे, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। अक्रूअल कह लो, मर्केंटाइल एक और नाम होता है, और ड्यू बेसिस। कैश बेसिस पे कौन बनाता है अकाउंट, कौन बना सकता है? प्रोफेशनल। दुकानदार बनाएगा तो उधार सेल, उधार परचेज लिखेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा, अकाउंट बड़े कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो वो बनाता है किससे? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, नॉर्मली किससे? मर्केंटाइल से। प्रोफेशनल की मर्जी है कैश बेस पे बना ले या मर्केंटाइल। तो ज्यादातर 99% मर्केंटाइल बेसिस पे ही अकाउंट बनाते हैं। उधार, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन चीजों को आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। कैश बेसिस पे बनाएगा तो हर चीज रियलाइज वैल्यू पे लिखेगा, सेट्स भी, स्टॉक भी कम चलता है, ये चलता है अक्रूअल। चलो जो भी कंसेप्ट है फॉलो करो, मर्केंटाइल या अक्रूअल। पीरियड डिसाइड करो, उस पीरियड की रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करो। अगर कैश बेसिस पे बनाओगे उधार सेल लिखोगे नहीं। मान लो मैं कैश बेस पे बना लूँ, जो फीस नहीं आई मैं लिखूंगा ही नहीं। अगर मर्केंटाइल पे बनाऊंगा तो ड्यू फीस भी अक्रूअल बेस पे लिखूंगा, एक्सपेंस भी लिखूंगा, बिल आ गया नहीं भरा वो भी लिखूंगा। तो देखना पड़ेगा पहले कैश बेस है कि अक्रूअल, फिर पीरियड डिसाइड करना होगा, फिर अपनी मैचिंग होगी। रेवेन्यू किसके लिए वर्ड यूज होता है? प्रिंसिपल एक्टिविटी से जो आए रेवेन्यू। बेसिकली भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी फीस, ऑफिस की फीस, ठीक है ना, वो है रेवेन्यू। दुकानदार के लिए गुड्स की सेल, वो है रेवेन्यू। मैरिज पैलेस के लिए एडमिशन फीस जो फंक्शन की लेता है वो है रेवेन्यू। उसको कमाने के लिए अब यहाँ भी तो मुझे क्या है, इंस्टीट्यूट चलाना है या सी ऑफिस चलाना है, तो ये सारी एसेट्स लगा रखी हैं, बिल्डिंग बना रखी है, पार्किंग की जगह बना रखी है, तो ये सारा पैसा लगा हुआ है, तो उसका भी लॉस हो रहा है। समझा जाए तो डेप्रीसिएशन, ये धीरे धीरे नुकसान, वो सब स्टाफ, सैलरी, बिजली, पानी सब, तो वो कमाने के लिए नोट्स ये वो सब काट दो आप। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का मैचिंग ही क्या है? इनकम। दुकानदार के लिए भी परचेज और वो कॉस्ट। तो मैचिंग करनी है तो पीरियोडिसिटी करो, सेट अक्रूअल करो। माल बना, मान लो माल बना 2019 में, बेचा उधार 2020 में, कैश आया 2021 में, तो रेवेन्यू किस साल का माने ये? जिस साल सेल हुई है, सेल हुई है जिस साल। कैश बेस पे होता तो 21 में मानता, 21 में, लेकिन मर्केंटाइल में तो जिस साल सेल हुई है उस साल का रेवेन्यू। मैचिंग। गोइंग कंसर्न क्या बताता है? बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड। दुकान क्या ये सोच के खोलता है क्या कोई पापा तो 1-2 साल के मेहमान है ना? दुकान तो यही सोच के खोलता है बंदा कि भाई कभी बंद ही नहीं होगी, बच्चों के बच्चे भी चलाएंगे, यही सोच के चलाता है। ऐसे सोचोगे तो ही दुकानदारी चलती है। तो गोइंग कंसर्न, तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा किस पे है? फिक्स असेट्स पे। फिक्स असेट्स, क्योंकि लंबे टाइम दुकान चलेगी तो फिक्स असेट्स यूज होंगी। तो फिक्स असेट्स का जो कोस्ट कंसेप्ट है ना, वो इसी से इन्फ्लुएंस्ड है कि फिक्स असेट्स को किस पे लिखो? कोस्ट। वो बात अलग है, डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्टेड, पर मार्केट में रेट क्या है परवाह ना करो। मुझे किसी ने कहा सर वो पार्किंग की जो जगह ली थी आपने, इतने में गेट वेट लगा रखा आपने, इतने लाख रुपए में प्रॉपर्टी ली, अब इसका रेट गिर गया, या कह रहा है इसका रेट बढ़ गया, तो मुझे गिरने का अफसोस नहीं, बढ़ने का कोई खुशी भी नहीं, क्योंकि अपन ने बेचना है क्या? अपन ने, ये बिल्डिंग है, मुझे कोई आके कहे जी आपने जब ये बिल्डिंग बनाई थी 5-7 साल पहले तो इतनी लेबर थी, अब सरिया ये था, महंगा हो गया, सस्ता हो गया। कई बार ऐसा बंदे को खुशी जरूर होती कि महंगी होगी, चलो बढ़िया है, पर क्या आपको फायदा होगा कोई? आपने बेचनी है, आप अपना घर बना के, दुकान बना के बैठे हो, तो हमें नहीं परवाह करनी चाहिए। हमें किस पे चलना चाहिए? कोस्ट पे। अगर दुकान ही बंद होने वाली है, बंदे ने खोल ली ऐसे है, रियलाइजेशन कंसेप्ट कब लगता है? कोस्ट कंसेप्ट का बिल्कुल उल्टा रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कहता है कि एसेट को किस पे डाल दो? रियलाइज वैल्यू पे। कब लगता है वो कंसेप्ट? जब गोइंग कंसर्न इज नॉट मोर एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस चलता चलेगा। हमारे यहां डिसीजन हो चुका है, क्या कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट,
लास्ट बैलेंस शीट बनने जा रही है कंपनी की, फैसला हो चुका है, तो अब आप किस पे डाल दो सेट्स को, रियलाइज वैल्यू पे। एक और केस में रियलाइजेशन कंसेप्ट चलता है, जैसे सेट की लाइफ क्या होगी, खत्म, असेट बिका हुआ है फॉर सेल, ऐसा होता है ना, लाइफ जितनी थी यूज कर ली, अब वो खराब है, पुरानी है, बिका हुआ है, अब उसको किस पे डालो, रियलाइज वैल्यू। मान लो एक मशीन लाख रुपए की थी, 99 डेप्रिसिएशन लगाते रहे, स्क्रैप 10,000 बुक्स में बच गई, अब वो मशीन के लाइफ 10 साल खत्म, स्क्रैप कितनी बच गई, 10, अब वो सेट हेल्ड फॉर सेल। किसी ने आके कहा कि सर इसकी रियलाइज वैल्यू स्टडी किया आपने, बिकनी है अभी, बिकी नहीं, 6,000 है, तो आप किस पे डाल दो, 4,000 लॉस दिखा दो, क्योंकि अब ये बेचनी है, बिकाऊ है, लंबे टाइम यूज नहीं होनी। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट जब बिजनेस बंद होने वाला हो तब, या सेट्स की लाइफ क्या हो चुकी हो, कम्स टू एन एंड, रियलाइज। वरना कौन सा कंसेप्ट चलता है, कॉस्ट, रेट बढ़ा घटा इग्नोर कर दो। कॉस्ट कंसेप्ट कहां से बना, गोइंग कंसर्न से, बिजनेस लॉन्ग टर्म यूज होगा, वरना लॉन्ग टर्म यूज नहीं आएगा तो फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट, तो पढ़ा है जर्नल से। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है, हर चीज के दो एस्पेक्ट हैं, वन डेबिट तो अनदर इज क्रेडिट, दैट्स व्हाई बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या रहती हैं, रिमेन्स सेम, इक्वल रहती हैं, ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट। एक सेट बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कोई एसेट बढ़ेगी तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या हो सकता है, हाँ, एक तो इफेक्ट हो सकता है, एक एसेट बढ़ी तो दूसरी कम हो सकती है। जैसे डेटर से पैसा आया, एक एसेट बढ़ रही है कैश, तो डेटर कम हो रहे हैं, डेटर से बीआर आया तो एक बीआर बढ़ रहा है, डेटर कम हो रहे हैं, और लाइबिलिटी बढ़ सकती है। जैसे लोन ले लिया, कैश अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट क्रेडिट, ये हो सकता है। असेट कम होने का, एक असेट बढ़ सकती है, एक कम हो सकती है। एक असेट कम होने का दूसरा इफेक्ट, लाइबिलिटी कम भी हो सकता है, लोन चुका दिया हमने। तो वही डबल एस्पेक्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट थ्योरी लगा रहा है, इसलिए दोनों साइड इक्वल रहती हैं। एक्सपेंसेस पे किया, इधर कैश कम होगा तो इधर क्या हो जाएगी, कैपिटल कम, लॉस है ना। इनकम आई रेंट, इधर कैश बढ़ेगा, या क्रूड इनकम से असेट बढ़ेगी, उधर क्या है, कैपिटल बढ़ जाएगी। दोनों साइड किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद हमेशा क्या रहती हैं, इक्वल, अगर आप सही काउंटिंग कर रहे हो तो, क्योंकि हर चीज का एक डेबिट तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, क्रेडिट, यही है ना। उसी एस्पेक्ट में डेबिट क्रेडिट में तो आप ढूंढते हो कि रियल अकाउंट, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या बताता था, loss must be treated as loss immediately even on doubtful basis also, but income must not be treated as income until it is confirmed, until it is realized। ये जी, तो आप स्टॉक को विच एवर इज लेस लिखते हो किस कंसेप्ट से, इसी कंसेप्ट से, ठीक है ना। तो लेस लिख देते हैं आप, ज़्यादा नहीं लिखते अक्सर। तो ये कंसेप्ट कहता है कि दुनिया को देखो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बताने। आपने क्लोजिंग स्टॉक का चैप्टर भी पढ़ा, उसमें अपने मेथड वो लगाया लिफो फिफो देखते वक्त, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ताकि स्टॉक कम आए, कॉस्ट ज़्यादा आए, प्रॉफिट कम आए, ये जरूरी है। बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं अक्सर, क्रेडिटर पे प्रोविजन नहीं बनाते हम अक्सर, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो नॉर्मली इग्नोर करना चाहिए। लॉस का बनाते हैं। और अकाउंटेंट को हमेशा अकाउंट बनाते वक्त ना प्रूडेंस को फॉलो करना है, एक तो कंजर्वेटिज्म को, और दूसरा न्यूट्रल रहना है अपनी ओर। कई बार क्या होता है, क्लास टीचर है और कोई बच्चों को नया टीचर आया है, 2 महीने हो गए पढ़ाते हुए, अब बच्चों का फर्स्ट टेस्ट हो रहा है, वो सोचता है बच्चों को चीट करवा दूँ, अगर इनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो स्कूल वाले मेरे को हटा देंगे कि तूने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो ऐसा होता है ना। तो कई बार अकाउंटेंट पे भी ऐसा प्रेशर होता है अच्छे रिजल्ट दिखाने का, जानबूझ के बैड डेट्स का प्रोविजन कम, डेप्रिसिएशन कम, स्टॉक की वैल्यू गिर गई तो भी कॉस्ट पे चलाया जा रहा है। ये गलत प्रैक्टिस है, आपको ऐसा नहीं करना। ना तो जानबूझ के रिजल्ट कम दिखाने और ना ही जानबूझ कर ज़्यादा। जो सही पिक्चर है वो डिस्क्लोज करो, न्यूट्रल रहना है तुझे, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो रियलिटी है वो बतानी है। कंसिस्टेंसी क्या बताता है, सेम मेथड, ईयर आफ्टर ईयर सेम पॉलिसीज आर टू बी फॉलोड। एक दो एग्जांपल दो अकाउंटिंग पॉलिसी के, डेप्रिसिएशन SLM, और स्टॉक वैल्यूएशन, लिफो फिफो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज में ओपनिंग क्लोजिंग रेट से बदले, ये सब, लीज, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, चलो वो तो आपके लेवल में काम नहीं आता लीज वगैरह। तो चलो ये सारे एग्जांपल हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के। ओके, तो कंसिस्टेंसी कहता है ईयर आफ्टर ईयर पॉलिसी बदल दी आपने। पहली बात तो पॉलिसी बदलना आसान ही नहीं है। आसान है क्या, कब बदली जा सकती है पॉलिसी, हाँ 3 रीजन में से कोई हो
टू कंप्लायंस विद चेंज इन लॉ, कोई कंपनी एक्ट बदला, आपकी कंपनी को तो बदलना पड़ा मेथड, या पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट बदला, आपकी पार्टनरशिप को बदलना पड़ा, ऐसा कुछ है क्या? टू कंप्लायंस विद चेंज इन लॉ। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज हुआ, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिवाइज योर पॉलिसी। और लास्ट और हाँ यस, टू शो बेटर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल बताया था बेटर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी, आपको जी हम बदलेंगे ना मेथड तो उससे अच्छी पिक्चर, जैसे मान लो अपन एक फैक्ट्री खरीद ली चलती हुई, हमारे यहाँ पे मेथड चल रहा था डेप्रिसिएशन का SLM, अब जो फैक्ट्री खरीदी उनके चल रहा था WDV, अब अपने में मर्ज होके अकाउंट बनने हैं, तो बेटर है कि अपा उनके ऊपर भी जो अब इस साल से कौन सा लगा दें, हमारे वाला, ताकि आधों पे और मेथड आधों पे और, सही नहीं होगा, तो इसलिए बदला, अच्छी पिक्चर दिखेगी। एक और बताया था, आप पहले आपकी ट्रांसपोर्ट हिली एरिया में थी, अब आप प्लेन एरिया में आ गए, वहां पे लाइफ कम होती, यहां पे ज्यादा, इसलिए मेथड बदला है, ऐसा कुछ, तो आपको अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए मेथड बदलना पड़े तो बुरा नहीं। तीनों में से कोई रीजन है तो ओनली इन दैट केस यू कैन चेंज योर पॉलिसी। और जब पॉलिसी चेंज करते हो ना, नीचे फुट नोट देना दुनिया को कि इसकी बजाय हमने ये पॉलिसी लगा ली, और पॉसिबल है अगर उसका इफेक्ट भी क्वांटिफाई करो कि इसका प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट आएगा मेथड बदलने से, तो ये क्वांटिफाई करना पड़ता है। मेटीरियलिटी क्या बताता है? छोटी चीजों का जैसे मर्जी ट्रीटमेंट कर लो, जो बड़ी चीजें हैं उन पे पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाओ। एग्जांपल दो, एग्जांपल। हाँ कैलकुलेटर, अब 100-200 की चीज है, क्या 5 साल चलेगा कैलकुलेटर? ये वाला हमारे पास पड़ा है, ये भी 3-4 साल पुराना होगा, तो ये कैसे होगा कैलकुलेटर? होगा 200-300 का। क्या अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाते रहे हर साल 20-30 रुपए? पता लगा हिसाब किताब में उलझे रहेंगे स्टाफ वाले, नहीं, उड़ाओ, P&L में डालो, खत्म, क्योंकि अमाउंट मटेरियल नहीं है। क्या ये अपने अकाउंट गलत कर देगा 200-300 रुपया? नहीं, लेकिन अगर इसकी जगह आप कहीं एक AC लगवाया, वो डाल दिया P&L में, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट है जिससे आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, गलत। तो बड़े अमाउंट पे पूरे रूल लगाओ, छोटी चीज पे ऑल्टरनेटिव लगा सकते हो। बच्चे वाला एग्जांपल दिया था कि बच्चा शरारत कर रहा है, कोई चीज खराब कर रहा है, 50 रुपए वाली आइटम के ऊपर कुछ पेन से लिख रहा है या उसको फेंक रहा है, अपने को कोई परवाह नहीं, कोई नहीं, खराब हो जाएगी, 2 घंटे टिका बैठा, यही काफी है, यही है ना। और अगर वो कोई स्पीकर को छेड़ रहा है, 5000 वाला स्पीकर है, आप डांटोगे उसे? खराब कर देगा, 5000 की चीज है, क्योंकि वो मटेरियल है। तो आपको भी काउंटिंग में यही करना है। तो ये सारे प्रिंसिपल थे, पर इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरमीडिएट तक भी ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वहां भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये वाला ऑडिट सब्जेक्ट में भी आते हैं, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये वाले सारे काम आते हैं। फंडामेंटल अजम्पशन इनमें से कितनी है? 3। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं की तो नोट देना है। जैसे आपने मेथड बदल दिया तो कौन सा नहीं फॉलो किया आपने? कंसिस्टेंसी, नोट दो कि हमने ये मेथड बदला है ऐसे। और अगर आपने अकाउंट अक्रूवल पे नहीं बनाए तो नोट दो, नहीं फॉलो किया। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। अगर आपने सेट रियलाइज वैल्यू पे दिखाई, नोट दो कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम नहीं चलने वाला, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया, कॉस्ट पे ना दिखा के किस पे दिखाया? रियलाइज। तो इनका नोट कब देना है, याद रखना, कब? व्हेन आउट ऑफ एनी ऑफ 3 फंडामेंटल असम्पशन कोई फॉलो ना की हो तो। अगर सारी फॉलो कर ली तो ये नोट नहीं देना कि हाँ हमने सारा कुछ फॉलो किया है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है, भाई बच्चे से पूछ रहा है टीचर भी किसने होमवर्क नहीं किया, एक आके कहते सर मैंने सारा किया है, तो वो नहीं, वो तो ये पूछ रहा है किसने नहीं किया, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव चीज बतानी है दुनिया को, पॉजिटिविटी नहीं कि हाँ सारी असम्पशन फंडामेंटल फॉलोड है, ये बताने की जरूरत नहीं फॉलो तो नोट देने की जरूरत है। फीचर क्वालिटी क्या, लास्ट टॉपिक मेन तो है अंडरस्टैंडेबल। अकाउंट कैसे होने चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे बनेगी भैया? फॉर्मेट वही बनाओ जो सारी दुनिया बनाती है, और वर्डिंग भी वही यूज करो, एब्रीविएशंस। पता जैसे डेटर में डीआर लिख देते हो, बिल ऑफ रिसीवेबल में बीआर लिख देते हो, डेप्रिसिएशन को डीपी लिख देते हो डॉट, चल समझ आ जाता ना। बैलेंस शीट को B/S। अगर आप कुछ और ही लिख दोगे तो समझ नहीं आएगा। डेटर को आप DT लिख दोगे, बंदा कंफ्यूज, ये डेट की, ये डेट है क्या है, ऐसे है ना। कुछ भी थोड़ा भी बदल दो तो आजकल वो SMS में नहीं लिखते आप, या व्हाट्सएप पे ASAP, नए आदमी ने देखा है सुन एज पॉसिबल, ये यार ये क्या कह रहा है, ऐसा है ना। थोड़ा सा DP लिख दिया, अब आप लोग यूज करते हो, आपको पता है DP क्या है। आम आदमी देखे यार पता नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा, DP पहले तो नेट पे सर्च मारेगा ये DP होता क्या है, ऐसी DM लिख देते हो आप। तो वो सब चीजें
ऐसे अकाउंट में यूज ना करो। हाँ, व्हाट्सएप की दुनिया में तो ये चीजें यूज हो रही हैं, तो आम है, कॉमन है, सबको पता है। वैसी अकाउंटिंग में जो चीजें आम है वही एब्रीविएशन यूज करो, नहीं यूज करोगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अरविंद से पूछा सिद्धांत से आपका क्या रिलेशन है, कहता कंपेनियन है। अंकल परेशान, भी कंपेनियन कौन होता है? कुलीग होता है, फ्रेंड होता है, कजन होता है कंपेनियन। अब ये इंग्लिश ज़्यादा, वो कहता है बात तो एक ही है, फ्रेंड को कंपेनियन। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करो, अंडरस्टैंडेबल। रेलिवेंट दो, रेलिवेंट का बताओ एग्जांपल। हाँ, फालतू चीज़ें ना दो, बताया था ना। किसी ने पूछा जी ये बंदा बिजनेस डील कर रहा है मुझसे कैसा है, तो आप कह रहे इसके दादाजी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे ना बताओ। आप उसका काम की बात पूछ रहे हैं, भी उधार डील करूं कि ना करूं, अब टू द पॉइंट बताओ। वैसे ही बिजनेस में बताया था ना, P&L इतना बड़ा बना दिया कि 5 पेजों पे P&L ही चल रहा है, 6 पेज पे। चाय का खर्च, कॉफी का खर्च, सैंडविच खर्च, पिज्जा खर्च, ऐसे। ये नहीं, एक बना दो ना रिफ्रेशमेंट, एक ट्रैवलिंग, बताया था ना। इतना कम भी ना हो कि जीपी ब्रॉट डाउन टू ऑल एक्सपेंसेस, एनबी इतना कम भी ना हो और इतना वाइड भी ना हो कि मीनिंगलेस हो जाए। टू द पॉइंट लिखो, लेकिन 8-10 हेड तो बना दो ना, मेन। इस तरह बिजली का बिल, पानी का बिल, रिपेयर, एक इस तरह रिफ्रेशमेंट, ट्रैवलिंग, इस तरह से। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दो। रिलायबल कब होगी इंफॉर्मेशन? जब एविडेंस पड़े होंगे, सवरे वो चरवुचर रखो। आप अकाउंट में एंट्री कर रहे हो ना, तो कोई बिल सबूत होगा, सबूत लेने चाहिए बिल सारे, और वो रिकॉर्ड में रखो, वो चर नंबर लगा के। वो अकाउंट रिलायबल होते हैं जिसके सपोर्टिंग एविडेंस पड़े हों। कंपेरेबिलिटी, हाँ, अकाउंट कंसिस्टेंटली बनाओगे तो कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरों से कंपैरिजन कर पाओगे। हर साल पॉलिसी बदल दोगे, खुद से नहीं कंपैरिजन कर सकते। बताया था बच्चे का स्कूल हर साल बदल दोगे तो उसके रिजल्ट को पिछले सालों से कैसे कंपेयर करोगे? स्कूल का इफेक्ट है या बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, ये नहीं जान पाओगे। ऐसा तो मेटीरियलिटी हो ही चुका है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, झूठ ना कुछ हो। ये तो आइडियोलॉजिकल बातें हैं कि सब कुछ सच सच बोलो, वो चीज़ें। सब्सटेंस और फॉर्म अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्या मीनिंग है? मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो। फॉर्म मीन्स लो, सब्सटेंस मीन्स ट्रेंड। तो मैंने एग्जांपल दिए थे, हार्ड परचेज। अकाउंटिंग कहती है यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दोज असेट्स ऑफ विच यू हैव ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप है। हार्ड परचेज में हमारे नाम कब होती है चीज? ऑन लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में। तो हार्ड परचेज में नहीं हमारे नाम, तब भी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना। बेस्ट एग्जांपल है ये किसका? सब्सटेंस और फॉर्म। और शेयर ब्रोकर किस पे लिख रहा है अपना शेयर, स्टॉक? मार्क टू मार्केट, मार्केट पे लिख रहा है। कहता है यार इतनी जल्दी जल्दी खरीद बेच होती है, मुझे पता लगाना बड़ा मुश्किल है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, चल रहा है मार्केट पे। आप भी शेयर ब्रोकर का काम करोगे, शेयर ट्रेडिंग करोगे, आप भी मार्केट पे चल लेना। ये क्या है? सब्सटेंस और फॉर्म। न्यूट्रल रहो, बात होगी। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, बात होगी। फुल फेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर करो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, फुटनोट देके, मेथड, पॉलिसी, ये सब। कंप्लीटनेस, ये 2-3 तो एक ही बात बताते हैं, कंप्लीट हो इन एवरी रिस्पेक्ट। तो सबसे ज्यादा अच्छे फीचर तो रेलिवेंट और अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, ये जरूरी है। तो नीचे नोट है कि सबसे ज्यादा तो रेलिवेंट एंड रिलायबिलिटी प्राइमरी क्वालिटी है, बाकी तो सारी ही इसके फीचर है। इसको ध्यान से पढ़ना, सारे क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। सीधा ही एक थ्योरी पूछ सकता है 2-2 मार्क्स बना के, जैसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पूछ ले इस तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में एनपीओ की बात ही करते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब एक आधा चैप्टर फिर देखेंगे एनपीओ की बात, क्योंकि इसमें एवरेज ड्यू डेट में कई लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में प्रॉब्लम है, वो हो गया है। कंसाइनमेंट हो गया है, स्टॉक रेक्टिफिकेशन, बीआरएस सब हो गए हैं। अब तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज बचा है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू थ्योरी है, और तो कुछ नहीं बचा है। एनपीओ लाओ, कल सेकेंड वॉल्यूम देखते हैं। ये लो किसकी बुकलेट।